हेलो प्यारे बच्चों। तो हम एनसीईआरटी के संपूर्ण हल में आगे बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया हुआ है, पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, तरलों के यांत्रिकी गुण, क्वेश्चन नंबर 16, यानी नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग आ गए हो। चलिए, क्या कहा, 10 और 16, ठीक, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और समझदारी से भरा हुआ है। मेहनत का काम है ये चैप्टर पढ़ना। सवाल एनसीईआरटी में इसमें ज़्यादा हैं, कम नहीं हैं। इसको पूरा समझना, कंपटीशन के मतलब का ये चैप्टर है। और फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके बारे में लोग जो है कम जानते हैं। ओके। किसी स्प्रे पंप की बेलनाकार नली की अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल। बेलनाकार नली, अब मान लीजिए बेलनाकार नली बना दी मैंने ऐसे, अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल ऐसे दिख जाएगी ये बेलनाकार नली। इसका जो ये वाला क्षेत्रफल है, ये A1, ये वाला कितना है? ये है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, यानी इसको मीटर में बना दिया सबसे पहले। इस नली के एक सिरे पर 1 mm व्यास के 40 छिद्र हैं। अब इसका जो दूसरा सिरा है, यहाँ छोटे छोटे छिद्र हैं। कुल मिला के ये जो छिद्र हैं, ये वाले, ये 40 छिद्र हैं। ऐसे छिद्र का जो व्यास है 1 mm है। एक छिद्र का व्यास ये है 10 की पावर -3 मीटर। तो बेटा यहाँ से ये आ जाए, छिद्र की त्रिज्या का भी पता चल जाता है। मान लीजिए छिद्र की त्रिज्या को R मान लो, ये हो जाएगी 10 की पावर -3/2, और ये हो गई मीटर में। छिद्र की त्रिज्या हो गई, ठीक। और छिद्र कितने हैं? 40। तो छिद्रों का कुल आयतन, छिद्रों का कुल आयतन, नहीं क्षेत्रफल, मैंने शायद आयतन बोल दिया, क्षेत्रफल। इसे मान लेते हैं A2, ये हो जाएगा 40 πr²। ये बात ध्यान देने की है, ये वाली क्या मान लिया इसको? A2, यानी जितने एरिया में पानी घुसता है या कोई द्रव घुसता है, मान लो इधर से कोई द्रव घुस जाता है और इधर से निकल जाता है, ठीक। इस नली के भीतर द्रव्य प्रवाहित होने पर जो दर है वो 1.5 मीटर प्रति मिनट है। जो प्रवाहित हो रहा है, जो प्रवाह करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं इसको V1, और यहाँ से जो निकलेगा इसे मान लेते हैं V2, यानी चाल हो जाएगी। तो यहाँ लगता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब धारारेखी प्रवाह का जो सतत प्रवाह का जो समीकरण है वो लग जाता है। तो वो क्या होता है? A1 V1 A2 V2। तो A1 V1, A1 कितना है? 8 × 10 की पावर -4, और ये कितना है? V1 बताया हुआ है 1.5। देखो V1 जिससे घुस रहा है 1.5 है ना, मीटर/60 प्रति सेकंड। इस बात को ध्यान देना क्योंकि ये चीज़ दी हुई है मीटर प्रति मिनट में, तो इसको बनाना पड़ता है मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ जो चाल लगा रहे हैं वो कितनी लगा दी? 1.5/60। अब जो छिद्र हैं 40, उसमें से निकल रहा है, तो उनका क्षेत्रफल ये रहा 40 πr², और V2 का हमें पता नहीं है, तो V2 हम निकाल रहे हैं। इसको नीचे ले आएंगे, देखो ये 60 नीचे रहेगा, 1.5/60, और इसके नीचे आ जाएगा 40 πr², ऊपर रहेगा 8 × 10 की पावर -4। अच्छा, R का जो मान है वो ये रहा, देखो R का मान, यानी एक छिद्र की त्रिज्या यहाँ पे हमने निकाल रखी है। अब वो हम यहाँ लगाएंगे।
ठीक। तो 15 चौक के साथ ये भी 40 हो जाएगा, 40 का भी वर्ग हो जाएगा, खैर वो चीज़ बन जाएगी। तो ये हो गया 40, ये वाली चीज़ 40 हो गई, 1.5/60, और ये 1/40, ये जो का तो रहा। उसके बाद 8 गुना 10 की पावर -4 ऊपर रहा, और नीचे पाई, और त्रिज्या है 10 की पावर -3/2, 10 की पावर -3/2 का वर्ग नीचे रहा। ठीक, इसको हमने हल कर दिया, पूरी तरह इसको हल किया, पाई का मान लगाया, जो भी किया। इसको हल करने के बाद हमारे पास उत्तर आ गया 0.64 0.64 मीटर प्रति सेकंड। इस उत्तर की जांच करेंगे, ये आया कि नहीं। जांच मैंने की हुई है, सॉल्व करके मैंने प्रॉपर ये लिखा हुआ है। आप इसे हल करेंगे एक बार, देखेंगे कि ये उत्तर आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ी है, गुणा भाग में कुछ गलती हो रही होगी है, शाबाश। तो क्वेश्चन ये भी बढ़िया है। ठीक, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का है ना, एप्लीकेशन है ये। चलिए 16 हो गया, अब चलेंगे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार जांच करें, चेक करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 17, यू आकार के किसी तार को साबुन के विलयन में डुबोकर बाहर निकाला गया। यू आकार के किसी तार को साबुन में डुबोया, बाहर निकाल लिया, साबुन के द्रव्य में या साबुन के विलयन में डुबोया, बाहर निकाल लिया, जिससे उस पर एक पतली साबुन की फिल्म बन गई। उस पर कोई साबुन की फिल्म बन गई पतली। इस तार के दूसरे सिरे पर फिल्म के संपर्क में एक फिसलने वाला हल्का तार लगा है, जो 1.5 × 10⁻² न्यूटन का भार, जिससे कि अपना भार भी सम्मिलित है, को संभालता है। मतलब चिपक जाता है। किसके कारण चिपकता है? पृष्ठ तनाव के कारण चिपकता है। मतलब यू आकार का कोई है, उसमें तार का भार को जो है संभाल लेता है। कोई तार लगा रखा है इन्होंने, वो उसको संभाल लेता है। तो पृष्ठ तनाव गुना लंबाई, फिसलने वाले तार की जो लंबाई है, जो फिसल जाता है ना, वो है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ होता क्या है, मान लीजिए कोई चीज़ पृष्ठ तनाव के कारण चिपकती है। मान लीजिए मैं ये कहूँ कि भाई ये जो लंबाई है, ये तार पृष्ठ तनाव के कारण कुछ चिपकाता है अपने में, इसकी लंबाई है L, ऐसे। तो कंसेप्ट क्या होता है, जो बल बनता है, मान लीजिए चिपकाएगा, तो बल क्या होता है, बल डबल लंबाई पे बनता है, क्योंकि एक लेयर उस तरफ होती है, एक लेयर इस तरफ होती है। बहुत ध्यान देने की बात है बेटा। ये L और दूसरी लंबाई जो आती है वो भी L। तो पृष्ठ तनाव जब भी लगेगा ना, तो उस पर लंबाई डबल हो जाती है, 2L हो जाते हैं, दोनों तरफ से पकड़ता है, चिपकता है। तो भार जितना भी बन रहा है, पृष्ठ तनाव को लंबाई के 2 गुने से गुणा करके उसके बराबर रख दो। तो भार जो है ये है 1.5 गुना 10⁻² बराबर 2TL। तो 2 पृष्ठ तनाव को T मान लें, लंबाई कितनी है 0.3, नहीं 30 सेंटीमीटर की लंबाई का ये तार है, चिपक रहा है ना। तो पृष्ठ तनाव की वैल्यू आ गई यहाँ से, देखो इसे बटे में इसे लिख लो, 1.5 गुना 10⁻² बटे 0.6। तो कितना हो गया, ये आ गया 2.5 गुना 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बस यही इसमें लॉजिक है कि भाई लंबाई डबल क्यों लगा दी आपने, है ना। तो पृष्ठ तनाव में एक लंबाई नहीं लगती, कभी नहीं लगती, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई लंबी चीज़ है तो उसकी लंबाई 2 करके लगाई जाती है, 2 गुना करके लगाई जाती है, क्योंकि 2 लंबाइयों पर वो चिपकता है। जैसे मैंने कहा
कि भाई यहाँ चिपकाना है, मान लीजिए इसको यहाँ से चिपका के उठाना है। अब देखो दो तरफ से उठा के पकड़ के उठाऊंगा तो दो तरफ से लंबाइयाँ बनेंगी, नहीं उठेगा, मतलब एक तरफ से उठ ही नहीं पाएगा। इधर से भी तो उठाओगे, इस लंबाई पर भी तो उठाओगे ऊपर की तरफ, हाँ देखो, और इस लंबाई पर भी उठाना पड़ेगा, दूसरी वाली पर भी, दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे ऐसे पकड़ के मान लो ऊपर उठाना है। तो एक लंबाई ये हो गई इस तरफ वाली, एक लंबाई ये वाली इस तरफ वाली होगी। और ये मान लो कि मोटा तार है, ये मान लो कि ये मोटा तार है ऐसे इतना मोटा, तो उसकी एक इस तरफ वाली लंबाई होगी ये इस पे उठेगा, और इस तरफ वाली लंबाई होगी इस पे उठेगा, तो दो लंबाई लगती हैं। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट इस सवाल में था। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अगला सवाल देखो। क्वेश्चन ये भी बढ़िया था, लॉजिकल है। एनसीईआरटी में ऐसी चीज़ कोई भी नहीं है, मतलब जो रिपीट कही गई हो उसको रिपीट करके लगा दिया हो कहीं, या ऐसा लग रहा हो कि यार ये काम नहीं आएगी हमारे, किसी परीक्षा में शायद ये नहीं आ पाएगा, तो वो कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं है। सारी चीज़ें बढ़िया हैं, इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लें एक बार। हाँ, नीचे दिए गए चित्र में पतली तरफ फिल्म को छोटा करके भार संभालते हुए दिखाया गया है। ए में दिखाया गया है, तो बी में जो भार होंगे है ना, बी और सी कितना भार संभाल सकती है। तो ये भी एक सिंपल सा सवाल है। ठीक, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि लंबाई जो है वो समान है। देखो मैं सबसे पहले क्या है कि कोई फिल्म बनाई इन्होंने, फिल्म बनाई इन्होंने, एक फिल्म इन्होंने ऐसी बनाई, इसके ऊपर लिक्विड भर रखा है यहाँ ऐसे, यहाँ लिक्विड भर रखा है, और ये लंबाई कुछ बना रखी है ये वाली, ये मान लीजिए एल है, ऐसी लंबाई है। दूसरे चित्र में बना तो यही रखा है इन्होंने, लेकिन बड़ा बना दिया, लिक्विड सरफेस को बड़ा बना दिया, बड़ा ज़्यादा भर दिया उसमें, लेकिन इसमें भी एल वही है ऐसे। तीसरे वाले में ऊपर की शेप को बदल दिया, कुछ ऐसे करके यूँ बना दिया ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, लेकिन एल वही है, यानी जो लिक्विड फिल्म है उसकी लंबाई वही है। तो लिक्विड फिल्म की लंबाई सेम है तीनों में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो पृष्ठ तनाव के कारण अगर कोई बल लगेगा, एक ही जैसा लिक्विड है सब में, द्रव जो है सब में एक जैसा है, फिल्म की लंबाई बराबर है ना, तो सब में बल समान ही लगेगा। अब ये ए है, ये मान लीजिए कोई भार उठा सकता है डब्ल्यू, तो ये कितना उठाएगा, ये भी डब्ल्यू उठाएगा, ये कितना उठाएगा, ये भी डब्ल्यू उठाएगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, मतलब क्योंकि लंबाई जो द्रव्य की जो लंबाई है, फिल्म की जो लंबाई है वो तीनों में समान है। किसमें कितना, इसमें पूरा भरा हुआ है मान लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कम भरा हुआ है इससे कोई, क्योंकि ये तो उठा नहीं रहा ना भाई। मान लो इसमें यहाँ कोई द्रव भरा हुआ है, मान लो यहाँ भरा हुआ है यहाँ, तो ये द्रव्य की मात्रा इसमें भरी हुई है, इससे इस लंबाई का तो कोई मतलब नहीं है, कितना भी भरा हो, इसमें पूरा भरा है मान लीजिए यूँ, है ना, तो भरे हुए द्रव्य की मात्रा पर इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इसमें मान लो यहाँ वैसे भर दिया इसमें, ठीक, तो इससे तो कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि चिपकेगा किससे, चिपकेगा इस लंबाई से। ये लंबाई कितनी है सब में, ये लंबाई सब में बराबर है, और इसका मान दे रखा है इन्होंने एल बराबर 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर लंबी है ये फिल्म, एल जो है 40 सेंटीमीटर है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया तुम्हारा, कंसेप्ट बन गया, मतलब तीनों में एक ही जैसा रहेगा। खैर आगे चलते हैं, ऐसा कोई उलझाने वाली बात नहीं पाई गई है सवाल में। चलिए, बात को बढ़ा चढ़ा कर ना करें, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के ना पढ़ें, और किसी बात को कम करके भी ना पढ़ें। बात जितनी है उतनी रखें। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं कुछ देख रहे होते हैं, कहीं इंटरनेट की दुनिया है, तो मतलब बड़ी फूफा करते हैं, यूट्यूब वगैरह पे टीचर बड़ी फूफा करते हैं, बड़ा जादू, हाँ हाँ ये कर दिया मैंने, वो ऐसा पढ़ ले, ये वो है, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये वो सब। तो अपने विवेक से, अपनी समझदारी से काम लें, कोर्स पूरा करें। और पूरे कोर्स करने में पता है तुम्हें कच्चे चने चबाने वाली हालत हो जाती है, मतलब लोहे के चने चबाना, एक मुहावरा पड़ा होगा तुम्हें।
तो अपने हिसाब से डिसाइड करें क्या चीज़ कितनी, किस पे कितना समय लगना चाहिए और कौन सी चीज़ कैसी है और कि लोग दिखाते क्या हैं। जैसे लोग प्रचार करते हैं, दिखाते हैं और चल रहा है सब कुछ, उसके चक्कर में ना पड़े, अपने विवेक से काम लें, अपनी समझदारी से काम लें। शाबाश। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 19। तो ये 19 और 20 जो हैं ये इस चैप्टर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इन दोनों का है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 और 20। तो 10, 19, ओके। 3 मिलीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या जो है r बराबर 3 मिलीमीटर है, 10 की पावर -3, इसको मीटर बना दें। पारे की बूंद के भीतर कमरे के ताप पर दाब क्या है? तो कुल दाब, कुल दाब तो ये होता है P वायुमंडल दाब, और दाब आधिक्य मतलब एक्सिस प्रेशर, बूंद की बाउंड्री को बनाए रखने के लिए पृष्ठ तनाव द्वारा डाला गया दाब, ये आप पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं दाब आधिक्य। और बूंद के अंदर जो इसका मान होता है वो फॉर्मूले में भी लगाते हैं 2T/R होता है बूंद के अंदर, और बुलबुले के अंदर 4T/R होता है। वो सवाल भी है, मैंने कहा ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं। तो दाब आधिक्य यहाँ से वायुमंडल दाब दे रखा है 1.01, 10 की पावर 5, और ये होता है 2T/R। तो ये मान जो है इसको कुछ ऐसे लिख लो 101,000 2T/R। तो पृष्ठ तनाव दिया है 4.65 गुना 10 की घात -1 गुना 2, और त्रिज्या जो बताई गई है 3 गुना 10 की घात -3 ये बताई गई है। तो ये तो है कुल दाब, और जिसमें जो दाब आधिक्य है वो ये है बस, यानी दाब आधिक्य एक्सिस प्रेशर वो कितना है, दाब आधिक्य डेल्टा P वो यहाँ से निकल जाएगा, ये वाली चीज़ है। तो इसको हल कर लें, इसको हल कर लें। देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 155 दूनी 310। तो ये तो लगभग 310 ही आ गया बेटा, ये तो बाकी चीज़ें कट जाएंगी इसमें से ना। और ये हो गया 101,000, तो 101 310 ये हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे बोल देते हैं पास्कल भी, कहीं कहीं लिखा होता है पास्कल में, ये आ गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हम लिख के देते हैं, चाहे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बताएं वहाँ, चाहे पास्कल बताएं। ये कुल दाब है, इसे P लिख देते हैं हम, ठीक। दाब आदि क्या आया 310 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब दाब आदि के पूछ लेते हैं कई बार, एक्सिस प्रेशर। तो ये हो गया तुम्हारा एक उत्तर, ये हो गया तुम्हारा दूसरा उत्तर। तो सार्थक अंकों में उत्तर, अब आता है सार्थक अंकों में उत्तर। ये भी एक कहानी होती है कई बार कि सार्थक अंकों में उत्तर है। तो कितने सार्थक अंकों का इस्तेमाल किया गया है? तो 3 सार्थक अंकों का इस्तेमाल सवाल में हुआ है। जो भी मान दिए गए हैं 3 सार्थक अंकों में लिखे गए हैं। जैसे त्रिज्या लिखी गई है यहाँ पे, तो सार्थक अंकों के पदों में ये त्रिज्या ऐसे लिखी हुई है 3.00 mm, है ना। तो ध्यान दे बेटा, 3 सार्थक अंक हैं। 465 है, ये भी 3 सार्थक अंकों में है। तो ये उत्तर 3 सार्थक अंकों में अगर लिखा जाए ये वाला, तो क्या करते हैं इसमें, यहाँ से आगे किसी नहीं लिखते। तो फिर वही बात आ जाती है 1.01 गुना 10 की घात 5 PA ये है। तो ये लिखते हैं अपन उत्तर। ये जो उत्तर है ना, इसको सार्थक अंकों में लिखने के बाद है 3 सार्थक अंकों में। देखो ये 3 है, इस 3 के बदले में 1 तो यहाँ जोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए नंबर। तो सार्थक अंकों में तो फिर इतना रहेगा 1.01 10 की घात -5, 10 की घात +5, है ना।
तो सार्थक अंकों का महत्व अगर है और उसमें पूछा है ऐसा कुछ है तो ये उत्तर दे देंगे आप। एक्यूरेट आंसर, पूरा सही उत्तर आपका ये है जिसमें सार्थक अंकों का वो नहीं शामिल किया गया। ठीक, ओके। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 20 निर्भर करता है कि परीक्षा में क्या पूछा गया है, तो करना तो पूरा ही हल पड़ेगा हमें, हल तो हम पूरा ही करेंगे। पर उत्तर को सार्थक अंकों में लिख दिया जाए तो वो गलत नहीं होता है। अगर सवाल में सार्थक अंकों का इस्तेमाल हुआ है तो उसके हिसाब से देख के चलें। कितने सार्थक अंकों में सवाल के डाटा हैं उस हिसाब से उत्तर लिख दीजिए, पहले उत्तर निकाल दीजिए, पूरा बना के लिख दीजिए उसको। हाँ, अब आया प्रश्न नंबर 20। पाँच mm त्रिज्या, तो r जो है वो है 5.0010⁻³ मीटर। देखो यहाँ पर भी वही कहानी आएगी फिर कि साहब सार्थक अंक कितने हैं, तो 5.00 मतलब 3 सार्थक अंक है, तो उत्तर पहले निकालेंगे जो भी बनेगा, फिर उसको 3 सार्थक अंकों में कर देंगे। ओके। साबुन के बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य क्या है, तो साबुन के बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य, दाब आधिक्य, अधिक्य लिख दिया मैंने पहले, दाब आधिक्य लिखना चाहिए, है ना, डेल्टा पी। तो ये होता है 4T/R। ये ध्यान देने की बात है कि साबुन के बुलबुले में 4T/R क्यों होता है, क्योंकि 2 परत होती हैं। बुलबुले के अंदर भी वायु होती है, बुलबुले के बाहर भी वायु होती है, तो 2 क्षेत्रफल काम कर जाते हैं उसके उसमें, है? तो 4 हो जाता है। 2T/R के बजाय 4 दाब डबल करना पड़ता है। हाँ, तो ये वैल्यू निकाल लें, 4T। साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव, यहाँ लगा देंगे T की जगह 2.5 10⁻⁻2 R 5 × 10⁻⁻3, तो ये हो गया 25 चौके 100 यानी 10 हो गया। तो ये आ गया 20 Nm/m²। ये आ गया दाब आधिक्य। यदि इसी विमा का कोई बुलबुला 1.2 आपेक्षिक घनत्व साबुन के विलयन से भरे किसी पात्र में 40 सेंटीमीटर गहराई पर बनता तो बुलबुले के भीतर का दाब क्या होता। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जब ये बुलबुला कहीं हवा का कोई बुलबुला बने, किसी विलयन के अंदर बने, तो उसमें दाब आधिक्य 4T/R नहीं होता। द्रव्य के भीतर बने बुलबुले का दाब आधिक्य, ये बहुत ध्यान देने की बात है। द्रव्य के भीतर बने बुलबुले का दाब आधिक्य डेल्टा पी, ये होता है 2T/R। मतलब यही बुलबुला है एज इट इज, जो कहता हूँ सब कुछ। तो 2T/R क्यों हो गया, क्योंकि अब देखो बुलबुले के बाहर हो गया द्रव और बुलबुले के अंदर हो गई वायु। हवा का ही तो बुलबुला है, हैं? तो फिर आधा हो गया फिर से। वो बुलबुला अगर हवा में है तो बुलबुले के भीतर भी हवा है और उसके बाहर भी हवा है। हवा हवा हवा। और जब चला गया द्रव्य में बन गया तो सिर्फ अंदर हवा है। कुल मिलाकर ये कितना हो गया, अब ये बन जाएगा 10 Nm/m², है ना, यानी जो यहाँ है उसका आधा हो गया। ठीक, अब बाहर से जो दाब पड़ रहा है, बुलबुले के बाहर का दाब, द्रव्य के भीतर, है ना, बुलबुले के बाहर का दाब, इसे क्या कह रहे हैं, P0। वायुमंडल दाब और कितनी गहराई पर है बुलबुला। भाई अगर पानी में या किसी विलयन में बुलबुला गहराई पर है तो उस द्रव्य का भार, वो दाब भी तो बन के पड़ेगा ना उसके ऊपर। तो ऐसे में क्या करते हैं, वायुमंडल दाब जोड़ देते हैं
और एक चीज़ जोड़ देते हैं रो जी एच, मतलब कितना पानी या लिक्विड या द्रव वो भरा है, उसकी ऊंचाई के कारण जो दाब है वो पड़ने वाला है बाहर से, और दाब आधिक्य ये है, तो कुल दाब कितना होगा। तो जो बाहर से दाब पड़ता है उसमें क्या जोड़ते हैं, दाब आधिक्य, कुल दाब बन जाता है, ये बात आप जानते हैं। तो ये कितना होगा, इसे भी लिख लो 1,0,1,0,0,0 प्लस रो। अब ये तो साबुन के बुलबुले का घनत्व है, जो द्रव है वो कितना बताया गया, 1.2 आपेक्षिक घनत्व है। तो 1.2 का क्या करें, इसे 1000 से गुणा कर लें, पानी का घनत्व है 1000 होता है, तो मान लीजिए आपेक्षिक घनत्व का मतलब क्या हुआ भाई, पानी के घनत्व से गुणा कर दो उसको, पानी का कितना होता है 1000, तो घनत्व बन जाएगा। जी को लगा लें 9.8, एच लगा लें 0.4, मतलब 40 सेंटीमीटर गहराई पर है, तो 40 सेंटीमीटर गहराई पे लगेगा एच का मान मीटर में 0.4, सिंपल सी बात है। जी का मान 9.8 लगा लें या 10 लगा लें, ठीक। तो यहाँ से भी एक वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ रही है, बाहर का दाब कितना हो गया 0.00 प्लस, तो वैल्यू जो आ रही है इसे हल कर लो, देखो इसको 10 मान लो तो ये 4 हो जाएगा, इसको 10 मान लो ये 4 हो जाएगा, पूरा 4 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 4.8 हो गया, और ये हो गया 1000। हाँ, तो ये हो गया लगभग 4800। 1,0,1,0,0 4800 ये आ गया। तो बुलबुले के भीतर कुल दाब, तो ये हो कितना रहा, इसको ठीक करके लिख लो, 1.05800 ये हो गया, देखो इतना हो गया, ये आ गया। तो बुलबुले के भीतर कुल दाब, बुलबुले के भीतर कुल दाब, या दाब, कुल दाब ना भी लिखें तो कितना हो गया 1,05800 प्लस 10, दाब आधिक्य भी तो है ना, देखो 10, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1,05810, ये हो गया मान लो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब सार्थक अंकों में लिखेंगे बेटा, 3 सार्थक अंकों में, तो कितना हो जाएगा 1.06 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब इसको 1,05810 इसको लगभग सार्थक अंकों में लिखेंगे तो कितना बनेगा, देखो 8 का तो एक मान लेंगे ना, यहाँ 8 का 1 जोड़ के 6 कर देंगे यहाँ पे, तो 1.0 से 10⁵ ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारी। तो यही है तुम्हारा उत्तर, सार्थक अंकों में उत्तर दिया गया है मान लीजिए, तो यही तुम्हारा उत्तर है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अब आ गया अतिरिक्त अभ्यास। अतिरिक्त अभ्यास के सवाल को पढ़ना शुरू करिए। जीवन से न हार जीने वाले लगे रहो। शाबाश। अतिरिक्त अभ्यास, चैप्टर बड़ा है थोड़ा सा, बहुत सारी मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं, द्रवों की प्रॉपर्टी जो हैं, तरलों के यांत्रिक गुण। देखो समय लगता ही है ना, कोर्स अगर पूरा करें, अच्छा करें, पढ़ें तो समय लगता ही है। मतलब पूरे साल पढ़ने के हिसाब से बने हैं कोर्स। बच्चे बोलते हैं सर 2-3 महीने में ख़त्म कर दो हमारा कोर्स। मतलब 2-3 महीने में कैसे हो जाएगा भाई ख़त्म? तो वो तो फिर जैसे ख़त्म होगा वैसे ही होगा फिर वो तो। चलिए एक एक सवाल को पूरा ठीक से करना है, उसकी जांच करनी है। पहले पढ़ाई करें अपने कोर्स में, उसके बाद सवाल बनाए एनसीईआरटी के, और जो नहीं हो रहे हैं उनको फिर मिलाएं। सर ये नहीं हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन कहाँ दिया है उसको जाके चेक करें एक बार। एक्यूरेट पूरी तरह सारे सवालों को समझें। एनसीईआरटी को पूरा करना ही है, मतलब ये मान लो। और एनसीईआरटी पूरी हो गई अगर
तो हमें कोई ना कोई अच्छी व्यवस्था हमारे जीवन की पढ़ाई से संबंधित कहीं ना कहीं अपना मामला फिट हो जाएगा, ये बात पक्की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 10-21 है ना, 10-21 पढ़ लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्गाकार आधार वाले किसी टैंक को बीच में ऊर्ध्वाधर विभाजक दीवार के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। मतलब किसी टैंक में क्या किया है कि बीच में एक दीवार लगा दी, जो क्षेत्रफल है इसका आधार का वो 1 मीटर या 1 मीटर स्क्वायर या 1 वर्ग मीटर है। विभाजक दीवार के नीचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का कब्जेदार दरवाज़ा है। दरवाज़ा लगा रखा है, वही से एक तरफ कुछ भर दें दूसरी तरफ कुछ भर दें। ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा माना लें कि कुछ ऐसी मामला है, ऐसी 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 मामला है, ये मान लो टैंक बना दिया ऐसे नो। और ये जो आधार है, ये जो आधार दिख रहा है नीचे की तरफ है ना, ये वाला जो आधार है, थोड़ा तिरछा करके यहाँ पहुँचा दें है ना, ऐसे यहाँ से मिला दें ऐसे। ये जो आधार है ये है बेटा, देखो आधार है ना। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि यहाँ एक बीच में जिससे कि आधा हो जाए ये ऐसे एक दरवाज़ा लगा दिया यूँ ऐसे यहाँ। भाई ये तो देखो आधार आधा हो गया ना, बिल्कुल 2 टैंक बन गए ना, 2 टैंक बन गए नहीं, एक इधर वाला एक उधर वाला। तो यहाँ एक दरवाज़ा लगा दिया बीच में कहीं ऐसे, ये वाला कब्जेदार दरवाज़ा। ये है दरवाज़ा, मान लो थोड़ी देर के लिए, मानने में कोई हर्ज नहीं है। और इसमें क्या किया, इसमें कुछ और भर दिया, इसमें कुछ और भर दिया। मतलब 2 हिस्से बनाए, दोनों हिस्सों में जो है कुछ ना कुछ भर दिया। क्या क्या भरा देखें जरा। टैंक के एक भाग में जल, दूसरे भाग में इतना इतना घनत्व का अम्ल भरा है। मतलब यहाँ जल भर दिया और इस हिस्से में अम्ल भर दिया ऐसे। और कितनी ऊंचाई तक भरा, जितनी ऊंचाई तक भरा वो भी बता रहे हैं। 4 मीटर की ऊंचाई तक भरा। मतलब दोनों की जो ऊंचाई बना रखी है h बराबर वो 4 मीटर है। 4 मीटर की ऊंचाई तक भरा। अच्छा, जल का जो घनत्व है वो कितना है, वो है रो। ये है 1.7 रो। मतलब आपेक्षिक घनत्व बता रखा है, तो जल के घनत्व को अगर आपेक्षिक घनत्व से गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा, अम्ल का घनत्व बन जाएगा। जल का घनत्व क्या मान लिया, रो, तो इसका कितना हो जाएगा, 1.7 रो हो जाएगा। अच्छा, कितनी ऊंचाई तक भरे हैं दोनों, 4 मीटर की ऊंचाई तक भरे हैं, ये h का मान हो गया। तो दबाव पड़ेगा, दरवाजे पे दबाव पड़ेगा। तो दरवाजे पर दाबांतर, दरवाजे पर दाबांतर, दरवाजे पर दाबांतर यानी दाब का अंतर, ऐसे बोल देते हैं दाबांतर। ये ए नहीं लगाते, खाली दाबांतर लिख दो, ये लो दाब का अंतर। तो कितना हो गया, डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना है, तो किसका दाब ज़्यादा होगा, ये जरा सोच के देखो भाई। जिसका घनत्व ज़्यादा है उसका दाब ज़्यादा होगा। इधर से दाब ये मारेगा, ये दरवाज़ा खुल जाएगा। मतलब दाब, अगर दरवाजे को जोर लगा के नहीं पकड़ा गया, बल लगाकर दरवाजे को बंद नहीं रखा, तो ये जो अम्ल है घुस जाएगा पानी में, क्योंकि यहाँ पे दाब इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कितना दाब का अंतर आ रहा है, ये आ रहा है 1.7 रो जी एच माइनस रो जी एच, है ना। ये किसका है, ये अम्ल का है और ये जल का है। तो कितना हो गया, 0.7 रो जी एच। अब ये वैल्यू लगा दें 0.7। पानी का घनत्व है 1010⁻³ लगा दें, जी का मान 9.8 लगा दें, एच को लगा दें 4 मीटर। तो ये हो गया दाबांतर, इतना दाब है। अब इसको खोलने से रोकना है, बल लगा के रोकना है इसको, नहीं तो ये अम्ल जो है दरवाजे को इधर को खोल देगा। तो
बल लगाना पड़ेगा। तो बल कितना लगाना पड़ेगा दरवाजे पर? तो दरवाजे पर बल, दरवाजे पर बल F बराबर डेल्टा P, और दरवाजे का क्षेत्रफल है 40, नहीं, दरवाजे का विभाजक दीवार के दरवाजे का जो क्षेत्रफल है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 की पावर -4 से गुणा कर लें, ये बन जाएगा बल। तो हल कर लें पूरी तरह इसको, 0.7 10 की पावर 3 9.8 गुना 4 गुना 20 गुना 10 की घात -4। और ये बल जो आ रहा है ना, ये बल ये किस में आ रहा है? ये आता है न्यूटन में, ऐसे। ठीक, अब इसका मान निकाल के इसका उत्तर बना लो। इसका मान निकाल लो, इसका उत्तर बना लो। ये थोड़ी सी वैल्यू आ रही है, मात्र 55 न्यूटन ये आ रहा है, 55 न्यूटन। तो 10 की पावर -4 है, 3 गायब हो गई, एक बची तो ये 0 हो गया, 4 दूनी 8 56 आ गया, नहीं आ गया, 55 न्यूटन। न्यूटन का एन लगा दो, ऐसे इसको बना दो आंसर। ओके, ये हो गया बल। ये लो, कुल मिला के इस गुणा को हल कर दो बस, और समझ में आ ही गया होगा। सवाल सीधा है, समझ में आ गया होगा प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 22 में ज़रा ध्यान दें एक बार। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब समझने लायक सवाल है ये भी। तो इन्होंने 2 चित्र बना रखे हैं, चित्र ए और चित्र बी। चित्र ए और चित्र बी यहाँ बना दूँ मैं, थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इतना छोटा भी नहीं है सर कि हो जाए हलवा। इस तरीके से कुछ बनाया है ऐसे, और यहाँ एक गैस का कंटेनर ऐसे बना रखा है, यूँ ऐसे, ये वाला चीज़ है। हाँ, और यहाँ पर कुछ दाब के लेवल को बनाने के लिए यहाँ पर जो है इसमें कुछ लिक्विड भर रखा है, और जो ऊंचाई है ये बता रहे हैं 20 सेंटीमीटर। इस ऊंचाई को बता रहे हैं 20 सेंटीमीटर। ये कहानी है इसमें। इसमें कोई गैस भरी है। ये चित्र ए वाला है बेटा, बी में भी कुछ है ऐसा ही। इसके बाद कह रहा है कुछ गैस निकाल दी हमने पंप से। इसी में कुछ कहानी बनाई है। ये कह रहे हैं कुछ गैस हमने पंप से निकाल दी। सेम चित्र है, कुछ गैस हमने पंप से निकाल दी। तो इसमें एक लेवल यहाँ है, एक लेवल यहाँ है, और ये जो लेवल का फ़र्क बता रहा है ये बता रहा है 18 सेंटीमीटर। ओके, मतलब कुछ गैस निकालने के बाद है। ये चित्र बी है। और ये जो स्टोरी है गैस लिक्विड कहाँ भरा हुआ है, तो ये वो इलाका है जिसमें भरा हुआ है। देखो ये वाला इतना इलाका है, इसमें ये वाला है, ये वाला इलाका है ना, ऐसा इलाका है ऐसे। हाँ, तो दिख गया होगा कहाँ क्या क्या भरा हुआ है। हाँ, नीला नीला रंग है। अब सवाल खड़ा कर दिया इसने सवाल खड़ा कर दिया। प्रकरण ए बी में बर्तन में भरी गैस के निरपेक्ष दाब तथा प्रभावी दाब, है ना, सेंटीमीटर एचजी के मात्रक में लिखिए। वायुमंडल दाब 76 सेंटीमीटर है पारे का। ओके, ये भरा क्या है? भरा है पारा। ये क्या है? पारा। तो पारा है तो पारा निकालना आसान है, पारे में कोई दिक्कत नहीं है। वायुमंडल दाब दोनों में लिखना है। गैस में जो गैस का दाब है दोनों में,
ठीक, तो यहाँ पर देखिए वायुमंडल दाब, गैस ने क्या किया कि पारे को ऊपर वायुमंडल पे चढ़ा दिया। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इस लेवल पे अगर देखूँ मैं दाब, तो इस लेवल पे यहाँ तक तो गैस है ना, ये तो गैस है। तो गैस ने दबाया और पारे को ऊपर चढ़ा दिया। तो अगर इस लेवल में देखूं तो इतना जो पारा है ये एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, जो वायुमंडल में चढ़ गया। तो इस लेवल पर अगर मैं दाब देखूं, इसे मान लूं ओ डैश, तो लेवल या तल ओ डैश पर दाब, तल ओ डैश पर दाब, तो दोनों तरफ से बराबर ही होना है। जितना इधर से दाब गैस डालेगी उतना दाब इधर से भी आ रहा होगा। तो गैस का दाब पर दाब क्या बन जाएगा, गैस का दाब बन जाएगा। अब इधर से तो निकाल नहीं सकते हम, हमें क्या पता क्या है, कैसा मामला है, कुछ हमारे पास थोड़ी जुगाड़बाजी है। इधर से बता सकते हैं। यहाँ जो दाब है, यहाँ P0 है, हवा में खुली हुई है ना, ऊपर वायुमंडल दाब है, और ये क्या है, पारा भरा है। तो यहाँ पर दाब आ जाएगा P0 प्लस रो जी एच। P0 है 76 सेंटीमीटर और पारा भरा है इसमें 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर Hg। ये उत्तर हो गया बेटा, 96 सेंटीमीटर Hg हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर पारे का दाब उसमें और जोड़ देंगे, क्योंकि वायुमंडल का कितना होता है, वायुमंडल का होता है 76 सेंटीमीटर पारा। अब 76 सेंटीमीटर पारा मतलब जितनी ऊंचाई तक पारा भरे उतना वायुमंडल दाब। तो 76 सेंटीमीटर तक पारा भर जाए किसी में ऊर्ध्वाधर नली में, तो वो वायुमंडल दाब के बराबर बना देता है। फार्मूला वही है, रो एच जी। वो कितना दाब बना देगा, रो एच जी में रो की जगह पारा भर दें, घनत्व लगा दें, जी 9.8 लगा दें, एच लगा दें, 76 सेंटीमीटर ऊंची पारे की नली खड़ी कर दे, तो कितना दाब बना देगी अपनी तली पर, वायुमंडल दाब बना देगी। तो वो कहानी हो गई। खैर, अब सर 76 सेंटीमीटर पारे का क्या मतलब है सर? ये उलझ जाता है ना मामला कई बार। तो क्या करें, पारे की नली में लंबी खड़ी कर लो, उसमें 76 सेंटीमीटर लंबाई तक पारा भर लो, उस पारे का जो नीचे तली पे दाब पड़ेगा वो होगा वायुमंडल दाब के बराबर। तो ये इतना सा मतलब है और कुछ नहीं। अच्छा, इधर क्या हो गया, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें ये तो इसकी कहानी हो गई। इसकी कहानी क्या होगी, तो घट जाएगा इसमें। वायुमंडल दाब यहाँ है, यहाँ दाब हो रहे, गैस का दाब तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर दाब देखेंगे तो गैस प्लस ये कितना है, 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये गैस का दाब यहाँ पे कितना हो जाएगा, P गैस, बताओ कितना हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर पूरा यहाँ पर है, यहाँ पे गैस का है और इस पारे का है, तब जाकर बैलेंस हुआ है इससे। तो इसका मतलब हो गया 76 माइनस 18, तो कितना आ गया, 58 सेंटीमीटर Hg। पक्का? तो समझ में आ गई बात, घटा क्यों। यहाँ से ऊपर देखें, पारा भी है तब गैस है, तब मिला के यहाँ वायुमंडल के बराबर है। तो इसका लेवल ओ डैश यहाँ रखो ऐसे। देख इस लेवल पे क्या है, इधर से आने वाला दाब क्या है, वायुमंडल दाब है। पक्का? तो इधर से आने वाला दाब इसके बराबर ही होगा। इसमें क्या है, इसमें गैस का दाब है और इसका दाब है, तो मतलब गैस का दाब और इसका दाब जोड़ के ऐड करके वायुमंडल दाब है। वायुमंडल दाब में से पारा घटा दो तो किसका बचेगा, गैस का बचेगा। ये भी सीधा गणित है। ठीक, अब इसके बाद एक सवाल और पूछा है इन्होंने, जिसको हम आसानी से बता देंगे, सिंपली देख लेंगे क्या मसला है, क्या है उस सवाल में। मैनोमीटर की दाहिनी भुजा में तक जल उड़ेल दिया जाए, स्तर में क्या परिवर्तन होगा, बी के स्तर में। कह रहा है इसमें बी वाले में जल भर दिया जाए। अब यहाँ होता क्या है, 13.6 सेंटीमीटर तक अगर जल भरे तो 1 सेंटीमीटर तक पारे के बराबर हो जाता है। ये बात समझनी है आपको। क्यों? क्योंकि जल का घनत्व को गुणा कर दें 13.6 से तो पारे का घनत्व हो जाता है। जो पारे का अपेक्षित घनत्व है वो 13.6 है। यानी आप वही दाब बना सकते हैं। पानी को आपको कितना भरना पड़ेगा नली में ऊपर तक, 13.6
सेंटीमीटर, और पारे को कितना भरना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के 13.6 सेंटीमीटर जल भरा है, तो 1 सेंटीमीटर पारा। सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे, सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो जल। ऐसा 13.6 सेंटीमीटर जल है तो 1 सेंटीमीटर पारा है। तो इसका मतलब ये अगर भाई इसमें हम 1 सेंटीमीटर पारा डाल दें, भाई 13.6 सेंटीमीटर तक पानी से भरने की ज़रूरत नहीं है, काम उतना ही करना है, प्रेशर तो वही बनना है। तो कह रहा है इसमें हम पारा डाल दें तो क्या होगा, स्थिति क्या हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर इधर से मैं इसमें 1 सेंटीमीटर पारा डाल दूं या 13.6 पानी डाल दूं इसमें लंबाई में, तो ये पारा 1 सेंटीमीटर ऊपर खिसक जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर है 13.6। भाई दाब तो बैलेंस करना पड़ेगा इसको, इधर से पानी डाल दिया मैंने तो दाब बढ़ेगा, यहाँ पे दाब बढ़ेगा तो पारा दबेगा, ऊपर सरक जाएगा। तो इससे जल जो अंतर है पारे के तल में जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ मान लीजिए मैं पारा ही डाल दूँ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तल नीचे आ जाएगा, ऐसे इधर से 1 सेंटीमीटर तल नीचे आ जाएगा, तो इधर से 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ से बैलेंस होना है। मान लो इधर से 1 सेंटीमीटर डाल दूँ तो आधा सेंटीमीटर इधर से डाउन, आधा सेंटीमीटर से ऊपर उठ जाएगा, आधा आधा बैलेंस कर लाएगा दोनों तरफ, गैस भी तो दबेगी ना थोड़ा सा। तो 1 सेंटीमीटर का अंतर बढ़ जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 18 के बजाय 19 हो जाएगा। समझ लें थोड़ा सा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर पारा डाल दिया इसमें, तो आधा सेंटीमीटर का अंतर यहाँ डेवलप होगा, पारा इतना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे इधर आधा आधा बैलेंस कर लेगा दोनों तरफ। तो इसमें और इसमें टोटल अंतर जो देखा जाएगा वो कितना बन जाएगा, 19 सेंटीमीटर। ठीक, सवाल समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा, पारे के तल में कितना अंतर आ जाएगा, कोई ज़्यादा थ्योरी वाली बात नहीं, तल में अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। वो कहानी 19 क्यों होगा वो मैंने बता दिया, कंफ्यूजन नहीं करना। 13.6 सेंटीमीटर तक पानी भर दें तो वो बराबर होगा 1 सेंटीमीटर पारे के। तो 1 सेंटीमीटर पारा यहाँ डाल दें तब भी एक ही बात होगी। खैर पानी भर ले, मान लो पानी भर लिया तो 1 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर दाब विकसित करेगा, जिससे क्या होगा, आधा सेंटीमीटर पारा यहाँ से दब जाएगा, आधा सेंटीमीटर यहाँ से उठ जाएगा। तो लेवल में जो अंतर है, स्तर में जो अंतर है, सीधे गणित समझ में आता है, वो हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। चलिए इसको समझना है, कंसेप्ट को, समझदारी है इसमें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है चलिए 10-22 हो चुका, अब चलते हैं 10-23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10-23 की तरफ बढ़ेंगे। शाबाश। लेक्चर का समय ज़रा जांच कर लें कितना हो गया है। ओके, लेक्चर हो चुका है। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में 23 नंबर ले लेंगे, ठीक है। हो गया एक बार। शाबाश।